कि तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 सांसद एक तरफ होकर स्पीकर के पास गए और कहा कि हम में से ही बनना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष, और स्पीकर ने उनको अनुमति दे दी है। ऋतव्रत बैनर्जी, जिनको पार्टी ने अपनी तरफ से निष्कासित कर दिया था, वो टीएमसी के औपचारिक तौर पर चुन लिए गए हैं विपक्ष के नेता। इस पर टीएमसी कह रही है जिसको पार्टी से हम निकाल चुके हैं वो भला पार्टी का नेता कैसे बन सकता है। अब ये सब कानूनी लड़ाई में जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज ये है कि ममता बनर्जी की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि आज पूरा 1 महीना हो रहा है चुनाव के नतीजे आए हुए। 1 महीने के अंदर ये 25-26 साल की बनाई हुई पार्टी ममता बनर्जी के हाथों से ऐसे फिसली जैसे रेत। और अगर उनको कुछ इसके बारे में इल्म था तो वो उसका कुछ कर नहीं पाई, और अगर उनको इसका जरा भी अंदाजा नहीं था तो फिर ये उनकी पॉलिटिकल जजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है ये पूरी घटना। अब देवेंद्र हमें बताएंगे यहां से आगे क्या होने जा रहा है। स्पीकर ने आज ऋतव्रत बनर्जी को बना दिया नेता विपक्ष। अब ऑब्वियसली ये चैलेंज तो होगा कोर्ट में। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऑलरेडी अभिषेक इस काम को कर भी रहे हैं और चैलेंज होना ही होना है। और यहाँ पर स्पीकर के हिसाब से देखें तो फैसला स्पीकर को करना था, विधायक दल का नेता। पहले इनके ऋतव्रत बनर्जी के बारे में ये बताया गया कि टीएमसी के द्वारा कि निलंबन किया गया, फिर बताया गया कि प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है। अब उसमें सौरभ एक प्रक्रिया होती है, किसी भी पार्टी का जो संविधान होता है उस संविधान में बाकायदा टीएमसी के संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया होगा कि किसी को सदस्य बनाने का फिर उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें तारीख दिन जो भी उनका हो। एक दूसरी चीज़ होती है नेचुरल जस्टिस, जिसको कोर्ट में सीधे चैलेंज करना हो तो कि नेचुरल जस्टिस का पालन किया गया है कि नहीं। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी सदस्य को आप अगर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहले एक शोकॉज नोटिस देंगे। उस शोकॉज नोटिस में उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का उल्लेख होगा, जिससे व्यक्ति जान सके कि हमने क्या अपराध किया है। फिर उसके बाद आमतौर पे 14 दिनों का एक समय दिया जाता है। वो दिन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि आप सीधे कोई फैसला कर लें। फिर उसका जवाब आता है। उस जवाब के आने के बाद, और इस दरमियान आप उसको मान लीजिए आपने निलंबित कर दिया, उस जवाब के आने के बाद फिर आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, निष्कासन कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में सीधे सीधे निष्कासन हो सकता है, बशर्ते ये दिखे प्राथमिक तौर पर ही, साक्ष्य के तौर पर, कि इस व्यक्ति ने पार्टी के खिलाफ ऐसा काम कर दिया। अब ऋतव्रत बनर्जी के केस में आप देखें कि क्या किया है उन्होंने, किस आधार पे ये फैसला लिया गया। अगर उनके सिग्नेचर को लेकर फॉर्ज सिग्नेचर हो रहा है और इस बात को अगर वो उठा रहे हैं तो ये कैसे आप कोर्ट में ये दिखाएंगे कि हाँ ये तो पार्टी के खिलाफ, मतलब ये जब बात उठाई जाएगी अदालत में या कहीं भी, हाँ, तो ये ऋतव्रत बनर्जी का ही डिफेंस होगा, डिफेंस सीधा सीधा होगा। और इस आधार पर वो चैलेंज कर देंगे कि अगर जो टीएमसी के लोग ये दावा करेंगे कि जब निष्कासन उनका हो गया पार्टी से तो फिर कैसे उनको नेता बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये कि जिस दिन आपने निष्कासित किया उस दिन आपको इतना नहीं पता था कि ये ऋतव्रत के साथ 59 लोग और चले जाएंगे। बिल्कुल, और वो एकदम से आप कह सकते हैं कि डिस्कनेक्टेड वाली स्थिति रही होगी, क्योंकि और अगर डिस्कनेक्टेड नहीं रहा होता मामला तो एक तो ये काम तुरंत करने की जरूरत नहीं थी, तब इतना उठा भी नहीं होता मामला, आसानी से उसको हैंडल कर सकते थे। विधायक दल की बैठक बुलाते, ऐसा नहीं था कि ऋतव्रत बनर्जी उस बैठक में जाके कुछ अपोज करते। टीएमसी के लोग इस चीज़ को ज़रूर भाप गए थे कि जल्दबाजी में अगर नहीं किया गया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, अन्यथा फर्जी सिग्नेचर कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप ये देखिए, ये बताता है शायद इस पूरे प्रकरण का सबसे टेलिंग साइन की संकट कितना बड़ा है ममता बनर्जी के लिए, कि ये जो 60 क्लेम कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी खुद को मिला करके कि उनके साथ विधायक हैं, 17 मुसलमान हैं इसमें से। सोचें आप, 60 में से 17 तो मुसलमान एमपी विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ गए। काजल शेख, नियामत शेख, अखरुज्जमा ये चीफ विप बना दिए गए हैं। गोलम रब्बानी, रैयत हुसैन सरकार, मुस्तफिजुर रहमान, नजरुल इस्लाम, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन, बहारुल इस्लाम, जुल्फ़िकार अली, गुलशान मलिक, सबीना यास्मीन, जावेद खान, बहुत सीनियर लीडर ममता बनर्जी के पार्टी के बनाने के दौर के उनके साथी, वो छोड़ गए। तौसीफुर रहमान, अब्दुल अजीज़, नूर आलम, ईमानी विश्वास, और इसके अलावा जो सेकंड इन कमांड आप कह सकते हैं ममता बनर्जी के सबसे खास सिपह सालार अभिषेक बनर्जी के अलावा फिरहाद हकीम, जो कोलकाता के मेयर थे, उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हालांकि ये उनको दबाव होगा, वरना उनको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, उस पर आएंगे सौरभ। तो फिर इसके कानूनी प्रक्रिया की बात जो आपने कही, ये निश्चित तौर पे स्पीकर को ये देखना होगा कि क्या विधायक दल की बैठक में बहुमत किसके पास है। अगर एक विधायक दल की बैठक, कुल जितने विधायक हैं स्पीकर के पास वो लिस्ट है,
उनकी एक बैठक होती है और उसका बहुमत का सिग्नेचर अगर उनके पास जाता है तो वो तो उसी हिसाब से फैसला लेंगे ना। और ये क्योंकि आपको विधायक दल का नेता चुनना है तो ये विधायक ही तय करेंगे, ये पार्टी नहीं तय करेगी। इसमें ये एक बात ये हो रही थी, अब ये सारे देखिए जैसे हमारे बीच में ये चर्चा चलेगी, ऐसी ये कानूनी जिरह जाएगी आगे कि जब एक पहली सी चिट्ठी अभिषेक बनर्जी की वो चैलेंज हो गई कि इसमें दस्तखत फर्जी हैं, अब आज टीएमसी चैलेंज कर दे कि ये 60 लोग नहीं हैं इनके पास और इसमें दस्तखत जाली है, मान लीजिए 60 लोग तो आज विधानसभा गए नहीं थे स्पीकर के सामने। बिल्कुल। तो स्पीकर तो उनका कि स्पीकर को पहले जो है वेरीफाई करना चाहिए था सिग्नेचर्स को, या 60 लोग बुलाते। अब वहाँ पर जो स्पीकर बुलाने की जरूरत नहीं होती, किसी केस में ऐसा नहीं होता। जैसे पहले भी जब चिट्ठी दी गई थी तो स्पीकर ने ले लिया था। वहाँ पर ऑलरेडी स्पीकर के पास इन सभी विधायकों के विधायक बनने के बाद के सिग्नेचर हैं ना, तो उनके पास रिकॉर्ड तो है ऑलरेडी। उस रिकॉर्ड से मैच कराने में आपको कितना समय लगना है? ऑलरेडी एक सिग्नेचर है, 2 मिनट का काम है। एक तरफ पुराना सिग्नेचर, दूसरी तरफ जो लेटर दिया गया इतना किया ही गया होगा, इधर तो किया गया होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लेम के आधार पर, क्योंकि स्पीकर को भी ये पता है ना कि ये सब मामले कोर्ट में जाएंगे। तो स्पीकर ऑफिस, स्पीकर पॉलिटिकल फेस रहे हो सकते हैं,